एक इंडिया में बहुत कॉमन मिथ है कि जब तक हमें दर्द नहीं है तब तक हमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। टूथपिक, जैसा कि मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आपके दांतों के लिए बना ही नहीं है। टूथपिक ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने स्नैक्स के ऊपर लगा लीजिए एज अ डेकोरेशन। टीथ पे उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। हम कभी भी दांतों के बीच में सफाई नहीं करते। हम लोग आगे पीछे तो साफ करते हैं, बट बीच में दोनों दांत जहाँ कनेक्ट होते हैं वहाँ पे कोई सफाई नहीं करता, और वहीं से मैक्सिमम टाइम सड़न शुरू होती है। जवान नमस्कार, मैं सुधांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लैब तक 07। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रही है जिनसे आज हम लोग बात कर रहे हैं ओरल हेल्थ अवेयरनेस को लेके। अभी हम लोग देख रहे हैं ओरल हेल्थ अवेयरनेस काफ़ी ज़रूरी हो गया है, वो फीमेल हो या मेल हो या बच्चे हो या बूढ़े हो, सबको दांत में या ओरल हाइजीन की काफ़ी देखना होता है। और इसी पे चर्चा के लिए कि मैम आज हमारे साथ जुड़ रही है, तो चलिए हम लोग मैम से बात करते हैं। तो मैम स्वागत है हमारे चैनल पे। मैम सबसे पहले हमारे दोस्तों को छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुष्का कुमार है। मैं रांची की रहने वाली हूँ और मेरा क्लिनिक ऊटी मोड़ पर है, डॉक्टर अनुष्का डेंटो केयर। मैं एक डेंटिस्ट हूँ। सो आज अब मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करा। सो मैम सबसे पहले आप हमसे आपसे जानेंगे दांतों के सड़ने का मुख्य कारण क्या है और इसे कैसे रोक सकते हैं। ओके, जैसे दांतों की जो सड़न होती है, अगर आप यूजुअली नोटिस करें तो मैक्सिमम लोगों में दोनों दांतों के बीच में सड़ना शुरू होता है। इसका मेन रीज़न है कि पहली बात तो हम अपनी ओरल हाइजीन पर ध्यान नहीं रखते। हम ब्रश प्रॉपर नहीं करते हैं, तो आइडियली इट इज़ एडवाइज कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि हम कभी भी दांतों के बीच में सफाई नहीं करते। हम लोग आगे पीछे तो साफ करते हैं, बट बीच में दोनों दांत जहाँ कनेक्ट होते हैं वहाँ पे कोई सफाई नहीं करता, और वहीं से मैक्सिमम टाइम सड़न शुरू होती है। अगेन इसके बाद क्या होता है, लोग उसे इग्नोर करते हैं। एक इंडिया में बहुत कॉमन मिथ है कि जब तक हमें दर्द नहीं है तब तक हमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक, बिकॉज जब आपको किसी चीज़ में दर्द शुरू हो गया, दैट मीन्स कि वो काफ़ी एडवांस स्टेज तक पहुंच चुका है। तो ऐसे चीज़ों में क्या होता है, आपकी टीथ की प्रोग्नोसिस भी उतनी अच्छी नहीं रहती, और अगर हमने किसी तरह से बचा भी लिया तो जो आपको रिजल्ट्स उससे कम ट्रीटमेंट में और बेटर कंडीशन में मिल सकते हैं, वो एक ही बार उतना एक्सटेंड करने के बाद पॉसिबल नहीं हो पाता। मैम आजकल सबसे जो कॉमन क्वेश्चन रहता है लोगों में कि ब्रश कितने बार करें और क्यों, और ओरल हाइजीन में फ्लशिंग का क्या रोल। ओके, जैसे मैंने अभी जस्ट बोला कि जो दोनों दांतों के बीच में जो सड़न होती है वो बीच में से स्टार्ट होती है। इसी में सबसे मेजर रोल आपका फ्लॉसिंग का आता है। फ्लॉस कुछ नहीं होता, एक छोटा सा सिंपल सा थ्रेड होती है, राइट, जिसको आप दोनों दांतों के बीच में बहुत ही इजीली डाल के और बीच में से सफाई कर सकते हैं ना। अगर आपके दोनों दांतों के बीच में कुछ फंसेगा नहीं, वहाँ पे आपने क्लेanलीनेस रखी है, तो नेचुरल सी बात है, वहाँ बैक्टीरिया नहीं आएंगे, वहाँ पे सड़ना शुरू नहीं होगा, तो आपके जो आधी प्रॉब्लम है वो वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। सो फ्लॉसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियली अगर दांतों के बीच में कुछ फंसता है तो एक बहुत कॉमन चीज़ है टूथपिक, जो हमारे इंडिया में हर कोई यूज़ करता है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक। टूथपिक, जैसा कि मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आपके दांतों के लिए बना ही नहीं है। टूथपिक ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने स्नैक्स के ऊपर लगा लीजिए एज अ डेकोरेशन। टीथ पे उसे यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके दो कारण हैं। पहली चीज़ कि उस बहुत मोटा होता है, सो वो कभी आपके दांतों के बीच में क्लीन करेगा ही नहीं। एंड दूसरी चीज़, आप जब ज़्यादा कोशिश करेंगे तो आप अपने मसूड़ों को इंजर करेंगे। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, टूथपिक से रेयरली ही कभी कुछ निकलता है, तो वहाँ पे फ्लॉसिंग काम आती है। अगर आप फ्लॉस यूज़ करेंगे, वो पतला सा थ्रेड है, आराम से आप बीच में से क्लीन कर सकते हैं। आपको मेहनत भी कम लगेगी और आप अपने मसूड़ों को या अपने टीथ को हार्म भी नहीं करेंगे। ब्रश एक दिन में कितने बार करना चाहिए और क्यों। आइडियली ब्रश हमें एक दिन में 2 बार करना चाहिए। उसमें भी जैसे रात को सोते टाइम ब्रश करना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपने रात में खाना खाया, उसके बाद आपने ब्रश नहीं किया और आप ऐसे ही सो गए, तो क्या होगा कि रात भर आपके मुंह में जो सलाइवा होता है, थूक जिसे हम कहते हैं, वो नहीं बनता उतना, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है रात को, राइट। तब क्या होगा कि बैक्टीरिया और वायरस को बहुत अच्छा एक इन्वायरमेंट मिल जाता है जहाँ पे वो ग्रो करेंगे और आपके दांतों को खराब करेंगे। तो दिन में 2 बार ब्रश करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ब्रशिंग शुड बी आफ्टर मील्स, मतलब रात में खाना खाने के बाद ब्रश करके सोए, तो सुबह मॉर्निंग में ब्रश करना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है, लोग सब सुबह तो ब्रश करेंगे, रात में नहीं करेंगे। तो या तो आई प्रेफर कि आप लोग रात में ब्रश करिए एंड सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट ब्रश करिए। वो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा रादर ब्रश ना करना। अगर हम बात करें कौन से फूड है जो ओरल हेल्थ के लिए विशेष रूप से खराब है।
आजकल का टाइम है जब प्रोसेस्ड फूड्स सबके हाथों में, बच्चों से लेके बूढ़ों तक में, तो ये सबसे ज्यादा नुकसान करता है। एक मिथ है कि सिर्फ चॉकलेट्स खाने से दांत खराब होते हैं। यस, चॉकलेट्स खाने से दांत खराब होते हैं, बट सिर्फ चॉकलेट से नहीं। एनीथिंग दैट कम्स इन अ पैकेट, चाहे वो आपका मिक्सचर हो गया, बिस्किट हो गया, कुछ भी जो प्रोसेस्ड है, अगर वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे, या फिर आप सोडास एंड कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक अगर ज़्यादा पीते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके मुंह के पीएच लेवल को ड्रॉप कर देती हैं। और जैसे ही आपके मुंह का पीएच लेवल ड्रॉप होगा, बैक्टीरिया एंड वायरसेस को बहुत ही एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है वहाँ पे ग्रो करने का, और वो आपके दांतों को खराब करेंगे। बच्चों के लिए ओरल हाइजीन में कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? बच्चों में जैसे हम बात करते हैं, तो बचपन से ही जब वो पैदा होते हैं, तो क्या होता है कि रात में सुलाते टाइम मदर क्या करती है, बच्चे को फीड करवाती है और वैसे ही सुला देती है। और एक दिमाग में मिथ होता है कि अभी तो दांत आए ही नहीं है, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब जो वो मुंह में मिल्क का कंटेंट बच्चे के रह गया है, अगर आप उसे क्लीन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, इवेंचुअली वो धीरे 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 जो उसके दूध के दांत आने हैं, हमारे दो सेट ऑफ दांत आते हैं, एक मिल्क टीथ आता है और फिर वो गिरते हैं, फिर परमानेंट टीथ आते हैं। तो वो मिल्क टीथ बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि वो निकलते ही खराब है। तो ऐसे कंडीशन में 6 महीने तक जब बच्चे के मुंह में एक भी दांत नहीं है, तो पेरेंट्स को उंगली में या तो कॉटन लगा के, या फिर कोई भी पतला कॉटन कपड़ा, उसको पानी से भिगो के बच्चे के गम साफ करने चाहिए। और आफ्टर 6 मंथ्स जब दांत आ जाते हैं, उसके बाद उनको प्रॉपर वे में दांतों को ब्रश करवा के रात में सुलवाना चाहिए, ताकि हम उनके मिल्क टीथ बचा सकें। क्योंकि अगर आप मिल्क टीथ ही खराब हो जाएंगे बच्चों के, तो एक तो जो परमानेंट दांत आएंगे उनकी जगह नहीं मिलेगी प्रॉपर, अगर वो अर्ली स्टेज में मिल्क टीथ निकल गए, और दूसरे अगर आपने नहीं निकलवाया, उसे इग्नोर किया, तो हो सकता है उस मिल्क टीथ की वजह से अंदर का परमानेंट दांत भी खराब हो जाए। तो अपने दूध के दांत को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आप एक प्रॉपर हेल्दी ओरल हाइजीन हमेशा जिंदगी भर मेंटेन कर सकें। जैसे हम लोग बच्चों के लिए बात किए, फिर अगर हम बात करें जो यंग जनरेशन है या फिर जो ओल्ड एज वाले हैं लोग, वो लोग ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करें? जी, अब देखिए, जैसा कि मेरा मानना है, जितने बचपन से आप अच्छी आदतें इनकलकेट करेंगे, उतना उसको लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना इजी होता है। बट आजकल की जैसी यंग जनरेशन है, पढ़ी लिखी है, अब इट इज़ अ गुड थिंग कि इंडिया में लोग ओरल हाइजीन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में पहली बात तो डेंटिस्ट के पास साल में 2 बार आपको एक रूटीन चेकअप के लिए आना चाहिए। चाहे आपके दांतों में कोई दिक्कत है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक रूटीन चेकअप के लिए आपको एवरी 6 मंथ्स डेंटिस्ट के पास आना चाहिए। उसके अलावा हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार आपको फ्लॉसिंग करना चाहिए, एक अच्छा माउथ वॉश यूज करना चाहिए, और दिन में 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। अगर आप इतने बेसिक प्रोसीजर्स मेंटेन करेंगे, तो आपको 90% प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। रही बात अडल्ट बूढ़ों लोगों की, तो एक जो प्रॉब्लम आई है, जो हमारे फादर्स की और ग्रैंडफादर्स की जनरेशन है, वो लोग दातुन बहुत करते थे। तो उनका ये मानना था कि उनके दांत उससे बहुत अच्छे रहेंगे। दातुन बहुत अच्छी चीज है अगर मैं उसके कंपोनेंट्स की बात करूं, लेकिन जो वो लकड़ी होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, उसकी वजह से आपके दांत काफी घिस जाते हैं, वो बना ही नहीं है दांतों पे यूज करने के लिए, जिसकी वजह से जितने भी ओल्ड एज में आप देखेंगे सबके दांत घिसे होते हैं और सेंसिटिविटी की दिक्कत आती है। तो मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि rather देन यूजिंग एनी टाइप ऑफ स्टिक, आप एक सॉफ्ट ब्रिसल का ब्रश यूज करिए और एक फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करिए, दैट इज मोर देन इनफ। किसी को नियमित रूप से अगर किसी से जांच कराना हो तो कितने बार डेंटिस्ट को आ जाना चाहिए? जी, जैसे मैंने पहले भी कवर किया है कि आपको कोई दिक्कत है या नहीं है, फिर भी आपको 6 महीने में एक बार तो रूटीन डेंटल चेकअप के लिए जाना चाहिए। उसके 2 फायदे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, तो भी आप अपने मुंह को उतने प्रोफेशनली क्लीन नहीं कर सकते घर पे। आप कितनी भी अच्छी ब्रशिंग करें, फ्लॉसिंग करें, फिर भी कुछ ना कुछ प्लाक डिपॉजिशन, कैल्कुलस डिपॉजिशन होगा ही होगा। हर के मुंह में होता है, इट इज़ वेरी नेचुरल। सो अगर आप 6 महीने में एक बार आएंगे, तो एक तो हम आपकी फुल माउथ क्लीनिंग कर सकते हैं, स्केलिंग जिसे कहते हैं। उससे क्या होगा कि अगर प्लाक डिपॉजिशन नहीं होगा, कैल्कुलस नहीं बनेगा, तो आगे सड़न होने के चांसेस अपने आप रिड्यूस हो जाएंगे। सेकेंड ऑफ ऑल, जो स्टार्टिंग स्टेज की प्रॉब्लम्स है, अभी कैविटी लगनी शुरू ही हुई है, हो सकता है आप ना मेकआउट कर पाए, लेकिन आप जब हमारे पास आएंगे, जब हम आपका फुल माउथ क्लीनिंग करेंगे, तो हमें दिख जाएगी प्रॉब्लम्स। और अगर हम किसी चीज़ को इनिशियल स्टेज पर ट्रीट करते हैं, तो उसके आउटकम्स भी बेटर होते हैं। और एक जो लोगों के मन में मिथ है
कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। महंगा मैं हाँ ये एग्जैक्टली तो ऐसा नहीं है। डेंटल ट्रीटमेंट अगर आप इनिशियल स्टेज पे करवाते हैं तो वो महंगा नहीं है। हाँ, बट अगर आप प्रॉब्लम को बढ़ा के आएंगे और काफ़ी लेटर स्टेज पे हमारे पास आएंगे तो हमारे मटेरियल्स सारा सब कुछ काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो ऑब्वियसली वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। मैम अगर जो पेशेंट बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर मैं चेकअप के लिए जा रहा हूँ 6 मंथ या 1 ईयर्स पे, तो एक बार जो पेशेंट आ रहे हैं चेकअप के लिए, उसमें कॉस्टिंग क्या आता है अगर एक रूटीन चेकअप के लिए? देखिए, अगर आप रूटीन चेकअप के लिए आए तो डिफरेंट डॉक्टर्स अपना कंसल्टेशन फीस डिफरेंट चार्ज करते हैं, तो मैं आप एक स्पेसिफिक नंबर तो नहीं दे सकती, बट इट इज़ वेरी नॉर्मल। जो भी आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपसे एक कंसल्टेशन फीस लेंगे, उसमें आपकी स्क्रीनिंग कर लेंगे। इफ़ यू रिक्वायर सम एक्सरेज तो हो सकता है थोड़े बहुत आपको एक्सरे के चार्जेस पड़े, नहीं तो एक अल्ट्रासोनिक स्केलिंग जो आपकी फुल माउथ करेंगे। तो इट इज़ वेरी, आज के टाइम पे जब बहुत यंग जनरेशन भी अर्न कर रही है एंड मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास इवन पुअर ऑल्सो, इतने फाइनेंशियली एबल तो हर कोई है कि वो एक छोटा अमाउंट वो आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। बट अगेन, आप अगर प्रॉब्लम बढ़ा के आएंगे, एकदम लेटर स्टेजेस पे आएंगे वेर यू रिक्वायर अ रूट कैनाल ट्रीटमेंट और एक्सट्रैक्शन ऑफ दैट टीथ और आपको उसके आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट्स चाहिए, देन इट विल कॉस्ट ऑन योर पॉकेट एज वेल। सो जैसा कि हम कहते हैं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बिकॉज हम आपको कितना भी अच्छा ऑल्टरनेटिव दे दें, इट कैन नेवर रेप्लिकेट योर नेचुरल टीथ। सो जैसा मैं कहती हूँ, जो भगवान ने दिए हैं वो बेस्ट होते हैं, तो हमारा भी वही एम होता है कि जितना हो सके हम आपके नेचुरल टीथ को बचाएं। हाँ, अब नहीं बचा सकते तो वी हैव एन ऑल्टरनेटिव फॉर दैट, बट अगर हम कुछ छोटे छोटे प्रिकॉशंस से आपके नेचुरल दांतों को प्रिजर्व कर सकते हैं तो वो आपकी और हमारी, हम दोनों की फर्स्ट प्रायोरिटी तो वही होनी चाहिए। तो अगर डेली लाइफ में अगर हम बात करें, अगर पेस्ट या फिर टूथब्रश के लिए कौन सा अगर आप एडवाइस देना चाहेंगे लोगों को करने के लिए? जी, इसमें बहुत चीज़ें मैटर करती है। पहली चीज़ कि हर इंसान के नीड्स के हिसाब से पेस्ट डिफरेंट होता है। छोटे बच्चे जो होंगे वो, उनको थोड़ा कम ज़्यादा एफिकेसी वाला नहीं चाहिए, ज़्यादा फ्लोराइड कंटेंट उनको थोड़ा कम चाहिए। अडल्ट्स में डिफरेंट होगा। फिर ओल्डर एजेस की बात करेंगे जिनको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि वैसे पेशेंट्स को कोई भी एक ऐसा सेंसिटिविटी वाला टूथपेस्ट उन्हें यूज़ करना चाहिए। मार्केट में काफ़ी सारे एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट अवेलेबल हैं, तो उन्हें वो यूज़ करने चाहिए। अगर नॉर्मल लोग हैं जिन्हें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं कोई भी फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट उनको रिकमेंड करती हूँ। यस, मैं ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती हूँ टू एनी आयुर्वेदिक टूथपेस्ट, बिकॉज उसका एक छोटा सा रीज़न है, उनके इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं, मुझे उनके इंग्रेडिएंट्स काफ़ी पसंद है, बट उनका पार्टिकल साइज बड़ा होता है। तो जो भी चीज़ आपको रोज़ यूज़ करनी है दिन में 2 बार फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, तो मेरा मानना है कि वो बहुत माइल्ड होना चाहिए आपके टीथ पे। तो एनीथिंग विद अ सॉफ्ट ब्रिसल टूथ बड़ा ब्रश जो आपको ज़्यादा हार्म ना करे, हल्के हाथ से ब्रश करिए, और आपकी जो नीड है उस हिसाब से मार्केट में बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, कोई भी एक अच्छा टूथपेस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करें समाज में ओरल हेल्थ को लेके, अगर जागरूक और हम करना, तो किस तरह से हम जागरूक कर सकते हैं लोगों को? पुराने टाइम के कंपैरिजन में आजकल जो यंगर जनरेशन आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो रही है, और मैंने जैसा नोटिस किया है कि वो सामने से इनिशिएटिव लेती है, आती है हमारे पास। अगर तो जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तब तो आई मेक श्योर कि मैं उन्हें सारे प्रोज एंड कॉन्स समझाऊं, ताकि वो अपना और अपनी फैमिली का ओरल हेल्थ और हाइजीन मेंटेन कर सके। उसके अलावा मुझे लगता है स्कूल्स में बच्चों को कैंप्स लगने चाहिए, वहाँ पे हम लोग जाते भी हैं और हम लोग कैंप्स कंडक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ बचपन में आदत डलवा दें तो वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो अपना फ्यूचर में अपने और अपने फैमिली में ज़्यादा फॉलो करेंगे। उसके अलावा जो ओल्डर एज पीपल हैं या फिर जो गांव के लोग होते हैं, उनमें थोड़ा डर मैंने अभी भी देखा है कि वो हमारे पास ना आके या किसी डॉक्टर के पास ना विजिट करके वो घरेलू उपायों पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग। बट मेरा यही मानना है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनके जो घर के लोग हैं, जो यंगर जनरेशन है, उनको मोटिवेट करना चाहिए या उनको ध्यान देना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि एक बार उन्हें विजिट करना चाहिए। बिकॉज अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है एंड आप डॉक्टर के पास नहीं आ रहे हो, तो घर में रह के आप पेन भी सह रहे हो एंड उसके बहुत ही एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सिर्फ दांतों की जो प्रॉब्लम होती है वो मुंह तक नहीं सीमित होती,
आपकी अगर मान लीजिए कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है, डायबिटीज है या फिर कोई और दिक्कत है, तो बहुत सारी चीजें हम आपके मुंह से देख के बता सकते हैं, राइट? तो दांत आपके मुंह से अलग नहीं है, या दांत या मुंह आपके शरीर से अलग नहीं है, सब इंटरकनेक्टेड है। तो एक ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आपको अपनी पूरी हेल्थ के साथ साथ आपकी ओरल हेल्थ को भी ध्यान देना है। तो जब बॉडी एक है, जब खून का सप्लाई हर जगह एक रहता है, तो आपको आपको एज अ होल कंसिडर करना है। तो जैसे बाकी बीमारियों के लिए सब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इंडिया में अब इट्स अ हाई टाइम कि लोगों को डेंटिस्ट के पास भी आना चाहिए। एंड अगेन जितनी अर्लियर स्टेज पे आएंगे आपको उतने बेटर आउटकम्स मिलेंगे। एंड धीरे धीरे अब मैं देख रही हूँ कि ये फियर लोगों में कम हो रहा है, बट इट इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। आप जैसे प्लेटफॉर्म्स हमें काफ़ी हेल्प करते हैं सब चीज़ों में, लोगों पर रीच आउट करने में, बट वही है कि अब आना पड़ेगा और अपने आप को एज अ होल कंसिडर करना पड़ेगा। दांत और शरीर अलग नहीं है। धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और जिन लोगों को भी दांतों के अगर ओरल हाइजीन से प्रॉब्लम हो रहा है आप आए, और जिन लोगों को भी दांतों के अगर ओरल हाइजीन से प्रॉब्लम हो रहा है आप आए और आके चेकअप कराएं। और अगर मैम से आपको मिलना है तो मैम का जो भी एड्रेस होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।